अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इफेक्ट और के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से मिस्टर आइंस्टाइन साहब ने हमें कंफर्म किया कि लाइट को पार्टिकल नेचर है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी सेटिस्फाई हुई एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद मिस्टर आर्थर कॉम्पटन ने ये कहा कि ऐसे क्यों हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल हिट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, फोटो करंट हो रहा है, लेकिन वो जो फोटोन है वो डिसअपियर क्यों हो रहा है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इंसिडेंट फोटोन को तो हम स्केच कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो जब हिट कर रहा है उससे पूरी की पूरी एनर्जी और मोमेंटम टारगेट इलेक्ट्रॉन को दे दी, जिससे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और खुद डिसअपियर हुआ। अब सवाल ये है कि डिसअपियर क्यों हो रहा है? भाई अगर पार्टिकल है तो बाद में भी उसकी एक्सिस्टेंस होनी चाहिए, तो ये डिसअपियर क्यों हो रहा है? इसमें मिस्टर आर्थर कॉम्पटन साहब ने एक ऑब्जर्वेशन किए और मैथमेटिकली वैल्यूज भी निकाले हैं। तो उसमें ये है कि भाई वेल्डिंग ब्लॉक्स में जब किसी चीज़ की वेल्ड करें तो वहाँ से ऐसे हो रहा है कि वहाँ से जो फोटोन्स हैं वो आफ्टर इंसिडेंट द टारगेट मटेरियल वो स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन डिसअपियर नहीं हो रहे। तो यहाँ से इन्होंने ये कहा कि डिसअपियर नहीं हो रहे, स्कैटर हो रहे। तो ये तो ऐसे नहीं है कि भाई ये ऐसे ही जैसे कि दो बाल्स आपस में टकराएं और एक बाल टकराने के बाद एक डायरेक्शन में चली जाए और दूसरी बाल दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन कभी ऐसे थोड़ी हुआ है कि कोई बाल एक बाल को टकराए और टारगेट वाली बाल को मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर कर दे, लेकिन वो जो हिट किया जिसने, जो इंसिडेंट हुआ, वो डिसअपियर हो जाए, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। तो यहाँ से मिस्टर आर्थर कॉम्पटन साहब ने एक आइडिया लिया और वो सक्सेसफुल हुआ कि भाई ये भी दो बाल्स ही है और एक बाल जब हिट हो रहा है दूसरी बाल से, तो आफ्टर हिटिंग एक रिक्वायर हो रहा है और दूसरा स्कैटर हो रहा है। लाइक ये फिनोमेना है कि ये एक्स रे फोटोन है जिससे इंसिडेंट फोटोन करें। ये जब किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से जैसे ग्रेफाइट के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उससे वो जब टकरा रहा है, तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन तो रिक्वायर हो रहा है और खुद ये फोटोन स्कैटर हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है। इस फिनोमेना को हम कंप्यूटर इफेक्ट करेंगे। ये कंप्यूटर साहब ने ये हमें बताया कि वो डिसअपियर नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा था। अब इनमें अगर डिसअपियर नहीं हो रहा है तो ये वेवलेंथ इसकी कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है। इनफैक्ट वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है? इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। दैट मींस जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है। अब हमें ये देखना है कि इनमें वेवलेंथ की शिफ्ट आ रही है, ये हमें देखना है कि अगर वेवलेंथ की शिफ्ट क्या आ रही है, कोई भी वेवलेंथ शिफ्ट आ रही है, दैट मींस हम ये कहेंगे कि भाई वेवलेंथ शिफ्ट आ रही है मींस एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्कैटर्ड फोटोन है। ऐसे नहीं है कि वो जाके टकराया और खुद डिसअपियर हो गया जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था। बिल्कुल ये फिनोमेना ये बकौल कॉम्पटन के कि ये कंफर्मेशन नहीं है, 100% ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है कि ये पार्टिकल बिहेवियर है। पार्टिकल तो आफ्टर हिटिंग भी पार्टिकल होना चाहिए ना, और उसकी एक्सिस्टेंस होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम इसकी शिफ्ट इन वेवलेंथ मालूम करेंगे। शिफ्ट इन वेवलेंथ से इसकी एक्सिस्टेंस का मालूम हो जाएगा कि आफ्टर इंसिडेंट ये जो स्कैटर हो रहा है उसमें वेवलेंथ ज्यादा है और पहले वेवलेंथ कम है। दैट मींस यहाँ पे एनर्जी कम है और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। एनर्जी चेंज आ रही है, एनर्जी चेंज आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज आनी चाहिए, वेवलेंथ चेंज आनी चाहिए। और ये इस फिनोमेना को कह रहे हैं हम कंप्यूटर इफेक्ट। तो इसके सिंपल सी हम ये कहेंगे भाई इसका इंट्रोडक्शन ये है कि व्हेनेवर एन एक्स-रे फोटोन ऑफ wavelength lambda or frequency nu incidents upon a stationary electron, after transferring
some momentum and energy towards the target electron, the scattered photon transfers shifted in this direction, but does not disappear. ये डिसअपियर नहीं हो रहा. टारगेट ये इंसिडेंट फोटॉन है, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है. जब इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया तो जैसे आप देखते हैं कि स्नूकर बॉल आप खेलते हैं, तो ये स्नूकर का एक ये होता है कि जो टारगेट है और वो जो स्ट्राइकर है, तो वो जब लगता है ऐसे तो एक बॉल इस डायरेक्शन में हुआ, एक बॉल उस डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉल डिसअपियर नहीं हो पा रहा. ये कुछ मोमेंटम, कुछ एनर्जी से ट्रांसफर की, बकाया एनर्जी और मोमेंटम के साथ वो स्कैटर हो रहा है. और इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या? कॉम्पिटेंस इफेक्ट. और इस फिनोमेना में हमें वेरीफाई करना है, ड्राइव करना है क्या कि वेवलेंथ की चेंज मिल रही है, शिफ्ट इन वेवलेंथ मिल रही है, तो हमें आसानी से मालूम हो जाएगा कि भाई स्केलर फोटॉन है, डिसअपियर नहीं हुआ है. अच्छा, दो बाल से टकराते हैं तो ये सिंपल सी बात है कि कॉलिजन जो होती है वो इलास्टिक कॉलिजन होती है. तो बिल्कुल ऐसे ही एक्सरे फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो कॉलिजन है वो भी क्या है? वो भी इलास्टिक कॉलिजन है. एंड यू नो इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी भी कंजर्व होती है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है. एनर्जी कंजर्व कैसे होती है? एनर्जी जो इसकी है स्कैटर फोटॉन की, ये सारी इंसिडेंट फोटॉन की h न्यू प्लस इलेक्ट्रॉन की m0c² रेस्ट मास एनर्जी. रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है? रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय c². ये बिफोर कोलिजन है. और आफ्टर कोलिजन क्या होगी? आफ्टर कोलिजन स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी h न्यू डैश प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल्स टू mc². वो टोटल एनर्जी, कंपोनेंट्स नहीं, क्योंकि एनर्जी क्या है? स्केलर है. तो एक तो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए और वो है यहाँ पे. और दूसरी बात मोमेंटम वेक्टर है. मोमेंटम इसका मोमेंटम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस h न्यू अपॉन c प्लस बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन को नहीं है क्योंकि रेस्ट में है. इसकी कंपैरिजन में हम कह रहे हैं कि उसको नहीं है मोमेंटम. वैसे मोमेंटम है प्रैक्टिकली, लेकिन इसकी कंपैरिजन में उससे नहीं है. सो रेस्ट मास मोमेंटम इसका क्या है? 0 है बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन ये जो मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो आफ्टर कोलिजन भी एक्स एक्सिस भी कंजर्व होना चाहिए, वाई एक्सिस भी. तो एक्स एक्सिस जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा कि h न्यू डैश अपॉन c cos phi प्लस mv cos थीटा, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा. और अब ऐसे ही y एक्सिस की कंजर्वेशन होगी. वो कैसे होगी कि y एक्सिस पे बिफोर कोलिजन नहीं है, ओके, लेकिन आफ्टर कोलिजन y एक्सिस पे इसको है स्कैटर्ड फोटॉन को क्या है? h न्यू डैश अपॉन c sin phi. और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को भी y एक्सिस पे है, नेगेटिव y एक्सिस पे माइनस mv sin थीटा, क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, ये नेगेटिव y एक्सिस पे. अगर ये सोचिए कि x न्यूटन सेकंड है तो ये माइनस x न्यूटन सेकंड. तो लिहाजा इन दोनों को सम करेंगे आफ्टर कोलिजन, तो इनकी सम क्या आएगी? 0 आएगी. और बिफोर कोलिजन में सम 0 है. लिहाजा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सेटिस्फाई हो रही है. कहाँ पे? अलॉन्ग y एक्सिस भी, अलॉन्ग x एक्सिस भी, और एनर्जी भी सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ से हम ड्राइव करेंगे. सिंपल सी बात है. और निश्चित देखिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy of system before collision becomes equal to energy of the system after collision.
अब बिफोर कोलियन एनर्जी क्या है सिस्टम में है क्या, ये एक एक्स रे फोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक्स रे फोटॉन की एनर्जी h न्यू प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन की m नॉट c स्क्वायर, टेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर is equal to energy of the scattered photon h nu dash। यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है, वो एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी कम है, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc स्क्वायर, और यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास यूज होगा mc स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर हम एनर्जी चेंज को देखें कि h nu माइनस h nu डैश equals to mc square minus m naught c square. This is termed as energy change. Okay? किस में एनर्जी चेंज है ये? एक्स रे फोटॉन में, ये किस में? इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में। और यू नो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे तो सारी फोटॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है कि रेट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। लिहाजा टोटल एनर्जी माइनस रेट मास एनर्जी मस्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी के बाद में हम ये देखेंगे कि भाई मोमेंटम, क्योंकि ये जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन है, उसमें एनर्जी भी कंजर्व हो रही है और मोमेंटम भी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मोमेंटम वेक्टर है तो उसके दोनों डायमेंशंस में देखेंगे। कंसीडर करें ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटॉन जब इंसिडेंट हो रहा है एक्स रे फोटॉन, तो उसके बाद ये टू डायमेंशंस में अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसकी मोमेंटम की कंजर्वेशन linear momentum along x-axis is conserved। कैसे कि हम ये कहेंगे linear momentum of the photon, x-ray photon plus target electron before collision must equal to the system after collision along x-axis। तो एक्स एक्सिस पे फोटॉन की, एक्स रे फोटॉन की मोमेंटम जो है वो h nu upon c है, h nu upon c प्लस इलेक्ट्रॉन को वो स्टेशनरी कंसीडर कर रहे थे, उससे नहीं है, उससे नहीं है, तो दैट मींस क्या है, जीरो। दे मस्ट इक्वल टू, क्योंकि कंजर्वेशन है, मस्ट इक्वल टू एनर्जी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ scattered photon plus momentum along axis of required electron। तो हम ये कहेंगे h nu dash upon c cos क्या एंगल है, 5 प्लस mv cos क्या एंगल है, थीटा। ओके, ये मोमेंटम है along x axis। हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो ये आएगा cos 5 this equals to mv cos थीटा, क्योंकि पहले तो मोमेंटम इसके से एक्सिस पे थे ही ना, था ही नहीं, अब जो है वो सारे के सारे इक्वल टू चेंज के बराबर है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 2 इसे कहें कि this is momentum change along x-axis and this way along y-axis हम देखेंगे कि linear momentum y-axis में क्या है, before and after collision along y-axis is also conserved। वो कंसर्ट कैसे है, बिफोर कोलियन तो ना तो एक्स रे फोटॉन को है और ना ही, ओके, बिफोर कोलियन एक्स रे फोटॉन का 0 और
टारगेट इलेक्ट्रॉन भी 0। अब आफ्टर कोलिजन ये जैसे ऐसे स्कैटर्ड फोटॉन है तो इससे दो कंपोनेंट्स हैं, एक y एक x। तो y एक्सिस पे इसकी मोमेंटम h न्यू डैश अपॉन c sin थीटा sin फाई प्लस y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम वो क्या है माइनस में, क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो हम ये कहेंगे माइनस mv sin थीटा। अब ये कहें कि 0 इक्वल्स टू h न्यू डैश बाय c sin 5 माइनस mv sin थीटा। ओके, साइन चेंज करेंगे तो हम ये इनमें जो मोमेंटम चेंज आएगा c sin 5 दिस मस्ट इक्वल्स टू mv sin थीटा। ये y एक्सिस में चेंज है किसकी, फोटोन की, और ये एक्सिस में चेंज है। अब यू नो मोमेंटा क्या है, मोमेंटा वेक्टर्स है। ओके, तो अगर वेक्टर्स है तो ये सोचिए कि अगर सपोज करिए 3 न्यूटन सेकंड है और ये 4 न्यूटन सेकंड है, तो क्या हम ये कहेंगे ये टोटल 5 न्यूटन सेकंड है? बिल्कुल कहेंगे। क्यों कि 3 और 4 3 + 4 एट राइट एंगल्स दे आर इक्वल टू 5, 7 नहीं कहेंगे। और कैसे, स्क्वायर से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर टोटल मोमेंटम हम देखेंगे तो टोटल मोमेंटम भी हमें कैसे स्क्वायरिंग से आएगा कि भाई y एक्सिस पे स्क्वायर करो, एक्सिस पे स्क्वायर करो, बाद में इनको सम करो ऐसे। तो हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये ड्राइव नहीं हुआ है और हमारी मार्क्स भी इस पर नहीं है। हम अभी एग्जाम की तैयारी सपोज करें हम कर रहे हैं, लेकिन सपोज क्या कर रहे हैं। ओके, तो हम ये कहेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी। By solving equation 1, 2 and 3 we get nu dash minus 1 over nu this equals to h over m naught c square 1 minus cos theta। ये रेसिप्रोकल इन द शिफ्ट फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल है। ओके, h अपॉन m नॉट c स्क्वायर। अगर यू नो कि अगर हम शिफ्ट इन वेवलेंथ मालूम करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जो टारगेट है वो वेवलेंथ की शिफ्ट है, तो यू नो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की प्रोडक्ट क्या है, वेव स्पीड है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे फ्रीक्वेंसी को c ओवर लैम्डा और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी को लैम्डा ओवर c। तो 1 ओवर लैम्डा फ्रीक्वेंसी डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश ओवर c, क्योंकि c इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज कांस्टेंट, उससे हम c डैश नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा डैश अपॉन c माइनस लैम्डा अपॉन c दिस आल्सो इक्वल्स टू h ओवर m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos theta। ओके, c कॉमन लिया हमने, 1 over c is common, h और m naught c square 1 minus cos theta। ये c इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दिस इक्वल्स टू h ओवर m naught c, h ओवर m naught c 1 minus cos theta। Yeah, lambda dash minus lambda is change in wavelength, shift in wavelength. Shift in wavelength equals to h over m naught c 1 minus cos theta। You know h Planck's constant है, m naught rest mass of electron है, c speed of light है,
ये all three variables are constant, ये values are constant. Okay, एज की वैल्यू आप डालेंगे 6.625 into 10 power minus 34, mass of electron 9.11 into 10 power minus 31 kg, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी. दिस इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज कॉम्पटेंस वेवलेंथ. क्या है? कॉम्पटेंस वेवलेंथ एच और एम नॉट सी, और इसकी वैल्यू क्या है? 2.42 into 10 power minus 12 मीटर. ओके, 2.42 into 10 power minus 12 मीटर. ओके, दिस इज टर्म्ड एज कॉम्पटेंस वेवलेंथ. तो आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा शिफ्ट इन वेवलेंथ इक्वल्स टू कॉम्पटेंस वेवलेंथ 1 माइनस cos थीटा. अब कॉम्पटेंस वेवलेंथ, तो इसकी वैल्यू क्या है? पार्टिकुलर है. तो शिफ्ट इन वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन एंगल, रिकॉइल एंगल, एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके एंगल पर डिपेंड करेगा. क्या करेगा? उसकी एंगल पे. अब ये मैं डिफरेंट वैल्यूज पे कर रहे हैं कि सपोज करें कि ये एंगल 0 है, तो क्या होगी? शिफ्ट इन वेवलेंथ कॉम्पटेंस वेवलेंथ के बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 इक्वल्स टू 1 minus 1 0. So shift in wavelength becomes 0 एंगल पे सीधे. अच्छा, अगर हम ये कहें कि भाई 60 के एंगल पे स्कैटर हो रही है, ये रिक्वायर हो रहा है इलेक्ट्रॉन 60 के एंगल पे, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 minus 1/2 half. So shift in wavelength equals to half of the Compton's wavelength. 1.2. तो 1.21 into 10 power minus 12 आ जाएगा. So that means shift in wavelength depends upon angle of recoil of electron, or you may say angle of scattered photon. अगर 180 पे शिफ्ट ये स्ट्राइक करके वापस इससे जा रहा है, तो इसमें मैक्सिमम शिफ्ट आ जाएगा. क्यों? cos 180 equals to -1 minus 1 +1 +2 +2 -1 -1 +2, तो इसके ट्वाइस आ जाएगी. ट्वाइस मींस क्या होगी? 4.82. तो ज्यादा से ज्यादा जो शिफ्ट इन वेवलेंथ आएगी वो आएगी 4.84 into 10 power minus 12. ओके, सो अच्छा, वेवलेंथ चेंज हो रही है, शिफ्ट इन वेवलेंथ मिल रहा है हमें. सो ये एविडेंस है कि स्कैटर्ड फोटॉन, ये जो फोटॉन है डिसअपियर्ड नहीं है. ये एक बाल की तरह से हिट हुआ और इसे एनर्जी ट्रांसफर की, कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया कुछ, और बकाया एनर्जी और मोमेंटम के साथ वो स्कैटर हो रहा है, लेकिन डिसअपियर नहीं हो रहा. तो दिस इज द मेन एविडेंस ऑफ पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट. एंगस्ट्रॉम 10 power minus 12 एंगस्ट्रॉम में 0.0. no, this also equals to तो ये 10 power minus 12 मीटर अगर हम एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 0.0242 into 10 power minus 10 करेगा, और minus 10 equals to 1 एंगस्ट्रॉम, 0.0242 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो इसके टर्म्स में भी हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रैक्टिकली हम अगर 0 के एंगल पे ये हो रहा है या इसमें हो रहा है डिफरेंट एंगल्स पे, इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले यही हमें शिफ्ट इन वेवलेंथ है, और ये क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी. ये शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इसी का क्या है? रेसिप्रोकल है. इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी सेकंड आएगी, और इसकी यूनिट मीटर्स में आएगी. और आगे अगर हमें शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी मालूम करना है तो ये जो भी वैल्यू मिले आपको उसको फिर रेसिप्रोकल करना है. ओके, तो इसमें हम अगर कोई एक आध न्यूमेरिकल करें कि कैसे हो रहा है, देखते हैं इसे. सिंटेक्स में 14th नंबर प्रॉब्लम है 17th चैप्टर का.
ये है कि X-ray wavelength lambda naught are scattered from a carbon block at an angle of 45 degree with respect to the incident beam. Find the shift in wavelength. और ये कई बार है मेरे ख्याल में बोर्ड के एग्जाम्स में। तो हमें जो मिला हुआ है डेटा क्या है कि एंगल है 45 डिग्री और यू नो कि कॉम्पटेंस वेवलेंथ दिस इक्वल्स टू h over m naught c or this becomes equal to 2.42 into 10 power minus 12 meter. ओके, हमें मालूम करना है शिफ्ट इन वेवलेंथ। यू नो शिफ्ट इन वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है? h over m naught c 1 minus cos theta. शिफ्ट इन वेवलेंथ इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली इंसर्ट करें 2.42 into 10 power minus 12 meter 1 minus cos 45. Two point 42 into 10 power minus 12 meter 1 minus cos 45 की वैल्यू 0.707. 2.42 into 10 power minus 12 meter 1 से 0.07 means क्या हुआ 0.29. ऐसे समझेंगे 0.71 के बजाय 0.707 के बदले में 0.71 है। एक में से 0.71 मीन्स 100 में से 71 नफी करें, क्या बचेगी 29 यानी 0.29 क्योंकि 1 और 0.7 0.29 is also 30%, is also 30%. तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या 30% ऑफ 2.42 into 10 power minus 12 meter. Competence wavelength 7 point क्या 7.11 7.11 कैसे? ये 6 12 1 up 7.26 into 10 power minus 30 0.3 minus 30 minus 30. answer. This is shifting value. Okay. Then क्योंकि divided by 100 है। दो MCQs हैं यहाँ पे। MCQ फर्स्ट है कि the suitable energy range of photon for competence effect is A electron volt, B किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, D गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कि इनमें से कौन सी वाली चॉइस मुनासिब है, सुटेबल कौन सी वाली है? यू नो एक्सरे फोटॉन्स यूज होते हैं किसमें? कॉम्पटेंस इफेक्ट में। और एक्सरे फोटॉन की रेंज क्या है, एनर्जी रेंज क्या है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ख्याल कीजिएगा कि कॉम्पटेंस इफेक्ट में एक्सरे फोटॉन्स यूज होते हैं, ना कि कोई कॉमन लाइट यूज होती है। ओके, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये चॉइस, दिस इज क्वाइट राइट। That's why the लिखा है suitable energy range. ये नहीं करा कि a few how much value, नहीं, इसकी रेंज क्या है, ऐसे हम इसकी समझ सकते हैं। दूसरा MCQ ये कि the Compton's shift in wavelength is equal to Compton's wavelength. Angle of scattered photon is, अब इसमें ये है कि is A 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 120. You know Compton's wavelength equals to shift in wavelength equals to Compton's wavelength 1 minus cos theta. अब ये कोई ऐसी वैल्यू यहाँ रखी जो 0 हो जाएगी। cos 90 equals to 0, 1 minus 0 equals to 1. Compton's wavelength equals to shift in wavelength equals to Compton's wavelength. तो ये हम ये करें कि shift in wavelength equals to Compton's wavelength 1 minus cos 90 कोई ऐसी जो 0, और ये क्या होगा बराबर, और ये 0 किसकी वैल्यू है? 90 की cos 90 का 0,
So A 0 degree, B 60 degree, C 90, D 120. So 90 is quite right. So finally मैं आपको again इसमें ये कहूँ कि Compton's effect besides ये कि ये एक particle behavior of light है, इससे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट है। इसका आर्गुमेंट ये था कि भाई फोटोन क्यों डिसअपियर हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे ये कहा कि कंप्यूटर इफेक्ट में डिसअपियर नहीं हो रहा था, उसमें वेवलेंथ में शिफ्ट आ रही है। बेसिकली हम ये कहें कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक ये सपोर्ट है कि कंप्यूटर इफेक्ट भी एक सपोर्ट मिल गई किसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट भी हमें कंफर्म करा था पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। ये भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, अनदर इन्वेस्टिगेशन है किसके लिए, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट के लिए। सो यहाँ तक कितने पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट के हुए, 2 हो गए। सो कॉम्पटेंस इफेक्ट आल्सो कंफर्म्स particle behavior of light, and it also supports photoelectric effect. It also supports Planck's quantum theory. आज ये टॉपिक हम इसी पे ख़त्म करते हैं एंड इंशाल्लाह कल हम एक और फोटोइलेक्ट्रिक इसमें पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट में करेंगे, दैट इज पेयर प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ मैटर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।